हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा आज का तीसरा और ट्रैवलिंग वेव्स का आखिरी लेक्चर। तो अभी तक हमने देखा कि जब डिफरेंट केसेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या क्या होता है, अगर हमारी लाइन ओपन सर्किट एंड पर टर्मिनेट हो जाती है या हमारी लाइन शॉर्ट सर्किट एंड पर टर्मिनेट हो जाती है, तो हमारे रिफ्लेक्शन कोफिशेंट और ट्रांसमिशन कोफिशेंट क्या होते हैं, ये हमने देखा था अभी पिछले टर्म पे। अभी देखिए डिफरेंट केसेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन का क्या क्या होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट केसेस ऑफ टर्मिनेशन, अगर टर्मिनेशन हमारा डिफरेंट केसेस में हो, यानी कि इम्पीडेंसेस में हो, जैसे आर एल सीरीज सर्किट में हो या आर सी पैरेलल सर्किट में हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे डेरिवेशंस में, तो उसको हम देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट केसेस ऑफ टर्मिनेशन, उसमें पहला है सीरीज रिएक्टिव टर्मिनेशन। सीरीज रिएक्टिव टर्मिनेशन का मतलब है आर एल सीरीज सर्किट। तो देखिए क्या है, सपोज दैट अ वेव ट्रेवल्स अलोंग द लाइन ऑफ सर्ज इम्पीडेंस जेड नॉट। एक लाइन है सर्ज इम्पीडेंस जिसका जेड नॉट है, और वो लाइन टर्मिनेट कहाँ हो जा रही है, जाके एक आर एल सर्किट में टर्मिनेट हो जा रही है। तो आप देख लीजिए, तो हम पहले ये देख चुके हैं कि जो ट्रांसमिशन है ई कैपिटल आर इज इक्वल टू ई एफ और ई आर। ये स्मॉल ई एफ क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज, और स्मॉल ई आर क्या है, रिवर्स वोल्टेज। इसी तरीके से कैपिटल आई कैपिटल आर इज इक्वल टू आई एफ प्लस आई आर, ये हमने देख चुका है। और अब क्या है यहाँ पर टर्मिनेशन वोल्टेज, आप देखिए टर्मिनेशन वोल्टेज है ई आर, यानी कि ई कैपिटल आर, और टर्मिनेशन करंट है आई कैपिटल आर। तो इनको दोनों को हम वो पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ये देख रखा है कि आई आर क्या है, आई आर है आई और ई आर है ई। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। ई आर हो जाएगा, देखिए आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि इससे आई करंट बहेगी, तो आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी। इसको पुट कर दिया हमने ई के बराबर में, तो ये हो गया ई आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी, और आई आर को आई हमने मान रखा है। और फॉरवर्ड करंट आई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ अपॉन जेड नॉट, ये हम पहले से देखते आ रहे हैं। इसी तरीके से रिवर्स करंट आई आर क्या हो जाएगा, माइनस ई आर अपॉन जेड नॉट, ये ई आर है। ठीक है, तो आप इसको पुट कर देते हैं। ई आर को हम पुट कर सकते हैं ई एफ प्लस स्मॉल ई आर, हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ई एफ प्लस स्मॉल ई आर इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी। और आई क्या था, आई था हमारा आई स्मॉल एफ प्लस आई स्मॉल आर। आई एफ क्या होगा, ई एफ अपॉन जेड नॉट, और आई आर हो जाएगा माइनस ई आर अपॉन जेड नॉट। तो यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया। तो स्मॉल आई क्या हो गया, ई एफ माइनस ई आर अपॉन जेड नॉट, तो ई एफ माइनस ई आर इज इक्वल टू आई जेड नॉट। तो ये हमारी तीसरी और चौथी इक्वेशन बन गई। तो तीसरी इक्वेशन क्या है, ई एफ प्लस ई आर इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी, और चौथी इक्वेशन है ई एफ माइनस ई आर इक्वल टू आई जेड नॉट। तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो बाय एडिंग 3 एंड 4 दोनों को ऐड किया तो ई आर टर्म कैंसिल हो गए। 2 ई एफ इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस आई जेड नॉट। ठीक है, और हमको ये पता है ई एफ क्या होता है, आई एफ जेड नॉट। यहाँ से ई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ जेड नॉट। तो जब ई एफ आई जेड नॉट हो जाएगा तो इसको हम पुट कर सकते हैं ई एफ की जगह पर। तो हमने पुट कर दिया 2 आई एफ जेड नॉट इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस आई जेड नॉट। ठीक, तो इसको अब देखिए एल डी आई बाई डी टी, इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो हमने क्या किया, आई के टर्म को अलग कर लिया, एल डी आई बाई डी टी आई आर प्लस जेड नॉट इज इक्वल टू 2 जेड नॉट आई एफ। ठीक है, और इसमें एल से डिवाइड कर दिया। तो देखिए आपकी क्वेश्चन बन गई डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस जेड नॉट अपॉन एल इज इक्वल टू 2 जेड नॉट आई एफ अपॉन एल। ये डी आई बाई डी टी प्लस ए बी इक्वल प्लस ए आई इक्वल टू बी करके क्वेश्चन बनेगी। ये देखिए आगे यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमने इसको ए मान लिया, हमने मान लिया ये टर्म ए और ये टर्म बी। देखिए ए इज इक्वल टू आर प्लस जेड नॉट अपॉन एल और बी इक्वल टू 2 जेड नॉट आई एफ अपॉन एल, और जेड नॉट आई एफ ई एफ है तो 2 ई एफ अपॉन एल भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई डी आई बाई डी टी प्लस आई इक्वल टू बी, जिसका सोल्यूशन हमें पता होता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, हमने कई बार सॉल्व किया है। आई इक्वल टू वी अपॉन ए प्लस ए ई टू द पावर माइनस ए टी, ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में इनिशियल कंडीशन अगर हम रख दें, इनिशियल कंडीशन रखने के बाद आप देखें टी इक्वल टू ज़ीरो पर आई इक्वल टू ज़ीरो है, तो ए माइनस वी अपॉन ए निकल आता है। तो इसको पुट करने के बाद आई क्या मिल जाता है हमें, आई हो जाता है वी अपॉन ए 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी, और बी और ए हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। ये देखिए आपको बी है 2 जेड नॉट आई एफ अपॉन एल और ए है आर प्लस जेड नॉट अपॉन एल। तो इसको जब हम पुट कर देंगे
तो यहाँ से आई निकल आएगा 2EF अपॉन आर प्लस जेड नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर प्लस जेड नॉट अपॉन एल इंटू टी। आई निकल आया तो ई निकाल सकते हैं हम। ई देखिए, ई क्या है, आर वी अपॉन ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो ई हमारा पता था ना, आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो यही पुट कर दिया हमने, आर इंटू आई प्लस एल डी आई बाई डी टी। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो ऐसे ही रह जाएगा। इसको जब हम डी आई बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये खुलेगा बी बाई ए माइनस बी बाई ए ई टू द पावर माइनस ए टी। तो माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट है तो वो ज़ीरो हो जाएगा और जो उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा वो ये आ जाएगा। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो आर देखिए बी अपॉन ए को बी अपॉन ए दोनों में कॉमन है, बी अपॉन ए को हमने बाहर निकाल लिया। आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी प्लस एल ए ई टू द पावर माइनस ए टी। तो इसी को जब हमने और थोड़ा सिंपल किया, सिंपल करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर बी अपॉन ए आर माइनस आर ई टू द पावर माइनस ए टी प्लस एल ए ई टू द पावर माइनस ए टी और ए की वैल्यू आर प्लस जेड नॉट अपॉन एल पुट कर दी। तो यहाँ से ये निकल के आया, ये देखिए आप इसको 2EF अपॉन आर प्लस जेड नॉट आर प्लस जेड नॉट ई टू द पावर माइनस ए टी। तो ये ई निकल के आया है और वो हमारा आई निकल के आया है। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन है जब आरएल सर्किट में टर्मिनेशन हो, तो आपको ये डेरिवेशन याद रखना है। अब इसके बाद इसी में एक केस बन जाता है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका टर्मिनेशन प्योर रेजिस्टिव में हो, यानी कि जो आरएल है इसमें एल को हम 0 पुट कर दें तो प्योर रेजिस्टिव में टर्मिनेट हो जाएगा। तो एल को 0 पुट करके देख लेते हैं। देखिए, नहीं प्योर इंडक्टर में हो, सॉरी रेजिस्टेंस में नहीं, प्योर इंडक्टेंस में अगर इसका टर्मिनेशन हो तो क्या करेंगे। प्योर इंडक्टेंस में अगर इसका टर्मिनेशन होगा तो हमने आर को 0 कर दिया है, रेजिस्टेंस 0, क्योंकि हम ओमिक लॉस को नहीं चाहते। तो इसमें आई में आर को 0 कर दीजिए। ठीक है, आई में आर को 0 करेंगे तो देखिए ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू 2EF अपॉन जेड नॉट प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जेड नॉट टी अपॉन एल। इसी तरीके से ई में आर को 0 कर दें, यहाँ पे आर को 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्या बनेगा, जेड नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा 2EF ई टू द पावर माइनस जेड नॉट अपॉन एल इंटू टी। तो ये केस था RL सीरीज सर्किट में अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन जाके टर्मिनेट कर जाए, पहला ये केस था। और दूसरा, अगर सिर्फ प्योर इंडक्टर हो तो कैसे निकालेंगे। इसके अलावा एक और डेरिवेशन पूछा जाता है पैरेलल रिएक्टिव टर्मिनेशन। पैरेलल रिएक्टिव टर्मिनेशन का मतलब है कि R और C पैरेलल में, ठीक है, जैसे वहाँ पर हमने RL सीरीज़ में निकाला था इसी तरीके से इसमें पैरेलल में हम निकाल लेंगे। तो पैरेलल का डेरिवेशन हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी कैसा है, पढ़ते हैं पहले। सपोज अ वेव ट्रेवल्स अलोंग द लाइन ऑफ सर्ज इम्पीडेंस जेड नॉट हैविंग अ टर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R विथ पैरेलली कनेक्टेड C। R और C के पैरेलल कनेक्शन में है, तो ये जो I कैपिटल R है ये I है, E कैपिटल R कैपिटल E है, ऐसा हम पहले भी मान चुके हैं। अब ये I दो भागों में बढ़ जाएगी, I1 और I2 में। ये अभी हम देख लेंगे यहाँ पर, ये देखिए EF प्लस स्मॉल ER क्या है, कैपिटल ER है जिसको हमने E मान लिया है, और IF प्लस I स्मॉल R क्या है, I कैपिटल R है जिसको I माना है, और ये दो भागों में बट रहा है। तो ये हम अभी इनको देख लेंगे क्या निकलेंगी। IF EF अपॉन जेड नॉट ये हमें पता है, IR माइनस ER अपॉन जेड नॉट ये भी हमें पता है। तो E अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ से आ जाइए, I1 क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज E है, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू E अपॉन R, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस IR होता है वोल्टेज, तो E इक्वल टू I1 अपॉन I1 इंटू R, तो I1 इज इक्वल टू E अपॉन R। इस तरीके से I2 इज इक्वल टू C DE बाई dt, कैपेसिटेंस का आपको पता होगा, तो इसको हम पुट कर देते हैं IR और इसमें देखिए ये वाली जो इक्वेशन 2 है, IF की वैल्यू EF अपॉन जेड नॉट, एक बार फिर IF की वैल्यू EF अपॉन जेड नॉट, IR की वैल्यू माइनस ER अपॉन जेड नॉट, और I1 की वैल्यू E अपॉन R, और I2 की वैल्यू C DE बाई dt। ये पुट कर देंगे, पुट करने के बाद EF माइनस ER निकल आया, जेड नॉट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, E बाई आर इंटू जेड नॉट प्लस C जेड नॉट DE बाई dt। ठीक है, और EF प्लस ER हम पता ही है, EF प्लस ER क्या है, E है ही। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें हम तो 2EF, जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे, 2EF क्या हो जाएगा, E प्लस E बाई आर जेड नॉट प्लस C जेड नॉट DE बाई dt।
इसको भी हमें उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है जैसे हमने पहले बदला था। तो ये ई में आएगी, वोल्टेज में आएगी। ये देखिए आप, सी जेड नॉट, ये इसको हम यहाँ ले आए हैं, प्लस ई टर्म को अलग कर लिया है और 2EF यहाँ पर आ गया है। अब सी जेड नॉट से डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया DE/dt प्लस आर प्लस जेड नॉट अपॉन सी आर जेड नॉट ई 2EF अपॉन सी जेड नॉट। तो इसको आर प्लस जेड नॉट अपॉन सी आर जेड नॉट को ए मान लिया और 2EF अपॉन सी जेड नॉट को बी मान लिया। तो हमारा ऐसे ही क्वेश्चन ये आ गया फिर से, DE/dt प्लस ए इक्वल टू बी। इसका सोल्यूशन अभी हमने देखा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी अपॉन ए प्लस ए ई टू द पावर माइनस AT। और जब हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे तो ए मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए जैसा पहले था। तो ई क्या निकल आएगा, ई निकल आएगा बी अपॉन ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस AT। इसको पुट कर देंगे वैल्यूज़ को जब ए और बी की पुट करेंगे तो ये आ गया हमारा E इज इक्वल टू 2EF आर अपॉन आर प्लस जेड नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर प्लस जेड नॉट अपॉन सी आर जेड नॉट का टी। टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है तो आपको ये एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, यहीं से निकल के आया ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। आपने ये टर्म कई बार देखा होगा, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये होता है टाइम कांस्टेंट। यहीं से देखिए निकला ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर ये नीचे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यही है यहाँ पर सी आर जेड नॉट अपॉन आर प्लस जेड नॉट। तो ई निकल आया, आई इसी से निकल आएगा आराम से, ठीक। तो ये पैरेलल वाला है। अब इसमें एक केस ये बनता है कि अगर सिर्फ कैपेसिटेंस हो, मान लो रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ कैपेसिटेंस हो, तो रेजिस्टेंस ना हो का मतलब क्या है कि ये ओपन हो, और ओपन का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। तो ये आगे हम केस देख लेते हैं। इफ लाइन टर्मिनेट्स इन कैपेसिटर ओनली, यानी कि प्योर कैपेसिटेंस में, तो आर को इनफाइनाइट पुट करें। और आर को इनफाइनाइट पुट करने का मतलब है सीधे आर को इनफाइनाइट पुट कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको आर से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आर से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। वो हमने कर दिया, ये देखिए यहाँ पर आर से ऊपर नीचे डिवाइड किया है दोनों में, और यहाँ भी किया है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 2EF 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी जेड नॉट। तो ये दोनों डेरिवेशन हैं, ये दोनों डेरिवेशन पूछे जाते हैं, एक RL सीरीज के साथ और एक RC पैरेलल के साथ। ये दोनों आपको बहुत ढंग से देख लेने होंगे, सिंपल डेरिवेशंस हैं, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर लाइंस भी दिखते हैं कि एक लाइन आ रही थी Z1 और किसी दूसरी लाइन से वो कनेक्ट हो गई, एक कोई ट्रांसमिशन लाइन चली आ रही थी और वो फिर किसी दूसरी लाइन से कनेक्ट हुई, तो क्या होगा हमने हालांकि देखा था। अब थोड़ा सा Z1 Z2 के टर्म में देख लेते हैं। तो आप देखिए ये फॉरवर्ड, ये रिफ्लेक्टेड और ये ट्रांसमिटेड, यही होगा। फॉरवर्ड वेव आएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी। तो ये हम अभी तक यही देखते आ रहे हैं। हमने अब कैपिटल आर वाले को ET/IT लिख लिया है। देखिए ज़रा, इफ़ अ सर्ज ट्रैवलिंग अलोंग अ लाइन A ऑफ सर्ज इम्पीडेंस Z1 मीट्स अ जंक्शन ऑफ लाइन B ऑफ सर्ज इम्पीडेंस Z2, देयर विल बी पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन। और जो हमें पता है ET क्या हो जाएगा, EF प्लस ER, IT हो जाएगा IF प्लस IR। और IF भी हमको पता है, IF क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड है तो EF अपॉन Z1, IR क्या हो जाएगा माइनस ER अपॉन Z1। और IT के लिए क्योंकि ट्रांसमिशन यहाँ पर होगा तो IT हो जाएगा ET अपॉन Z2। तो इसको हम पुट कर सकते हैं, तो हमने पुट कर दिया। ET क्या है, ET अपॉन Z2, सॉरी IT क्या है, ET अपॉन Z2, IF है EF अपॉन Z1, IR है माइनस ER अपॉन Z1। तो यहाँ से ET निकल आया Z2 अपॉन Z1, क्योंकि ये Z2 मल्टीप्लाई हो जाएगा Z2 अपॉन Z1 EF माइनस ER, ठीक। और यहाँ से अगर हम पुट कर दें किसी को भी, मान लीजिए ER को पुट कर देते, ER यहाँ से क्या निकल आएगा, ER यहाँ से निकल आएगा ET माइनस EF। तो इसको हमने पुट कर दिया, ER को ET माइनस EF। जैसे ही पुट करेंगे तो ET देखिए, ET में क्या हो रहा है, Z2 अपॉन Z1 EF माइनस ET माइनस EF। तो ये जब खुलेगा Z2 अपॉन Z1 EF माइनस ET प्लस EF, तो ये 2EF माइनस ET। तो ET प्लस Z2 अपॉन Z1 ET इक्वल टू 2EF Z2 अपॉन Z1। तो यहाँ से ET निकल आएगा, देखिए ET क्या निकल आया, ET निकल आया 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 EF, यानी कि ट्रांसमिटेड। तो ये फार्मूला
बिल्कुल सिंपल सीधा आपको याद रखना है कि अगर एक लाइन Z1 की दूसरी लाइन Z2 से मिल जाती है तो टर्मिनेशन के बाद ट्रांसमिटेड वोल्टेज क्या होगा, 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू EF। ठीक है, तो ट्रांसमिशन फैक्टर आप देखिए 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 है। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन अगर निकालना चाहें तो ER हमें ET माइनस EF से मिल जाएगा। तो ET माइनस EF करेंगे तो ये Z1 माइनस Z2 वहाँ जाएगा तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर एक लाइन Z1 की है और दूसरी लाइन Z2 की है तो ट्रांसमिटेड क्या होगा, 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। और रिफ्लेक्टेड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। देखिए दोनों हैं, ET इज इक्वल टू 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 EF और ER इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 EF। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ER के याद रखने हैं। इसी तरीके से IT और IR भी निकल आएगा। देखिए IT क्या निकल के आया, 2Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। ठीक है, और IR क्या निकला है, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो ये फार्मूले बिल्कुल आप इनको ढंग से रट लीजिए क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको चारों को एक फ्रेम में देख लेते हैं। ये देखिए ET है 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 EF, IT है 2Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 IF। ठीक है, ER है Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 EF और IR है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 IF। सीधे सीधे आपको Z1 दिया होगा, Z2 दिया होगा, EF दिया होगा, तो आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप EF आपको मिल गया, Z1 Z2 मिल गया तो आप ET निकाल सकते हैं, ER निकाल सकते हैं। आपके पास Z1 Z2 EF है तो आप IF निकाल सकते हैं, तो IT और IR निकाल सकते हैं। बिल्कुल सीधा डायरेक्ट फार्मूले से लग जाएगा ये। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। इसी तरीके से अगर एक की जगह दो लाइन से जुड़ा हो, सेवरल जंक्शन हो, मतलब जैसे पहले तो हमने ये देखा था Z1 Z2 था, मान लीजिए और टर्मिनेशन में और भी लाइन जुड़ी हुई हैं तो क्या होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर IF क्या हो जाएगा, EF अपॉन Z1, IR हो जाएगा माइनस ER अपॉन Z1। I2 क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो वोल्टेज तो सेम रहेंगे, तो वोल्टेज हमने ET ट्रांसमिशन वोल्टेज मान ही लिया। I2 हो जाएगा E2 अपॉन Z2 और I3 हो जाएगा ET अपॉन Z3। तो वो फार्मूला सीधे लगता ही है, EF प्लस ER इक्वल टू ET, तो ER इज इक्वल टू ET माइनस EF और IR प्लस IF इज इक्वल टू I2 प्लस I3। और I2 I3 हम ये देख चुके हैं, I2 ये है, I3 ये है। तो अगर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, EF अपॉन Z1 माइनस ER अपॉन Z1 इज इक्वल टू ET बाई Z2 प्लस ET बाई Z3। तो ये बनेगा। अब ER की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ER की जगह हमने पुट कर दिया ET माइनस EF। तो EF अपॉन Z1 माइनस ET माइनस EF अपॉन Z1 इज इक्वल टू ET 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3। जब ये ओपन होगा तो देखिए आप EF और प्लस EF हो जाएगा 2EF माइनस ET। देखिए एक बिल्कुल फार्मूला आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ से माइनस ET बाई Z1 आ गया, ये देखिए जब ET ये वहाँ जाएगा तो सारा ये पूरा आ जाएगा, ET 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 और यहाँ पर 2EF Z1। तो ET देखिए अब क्या है, सीधा आ गया ना, 2EF अपॉन Z1 ब्रैकेट में सारे 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3। इसी तरीके से अगर ER निकालें तो ER क्या हो जाएगा, ET माइनस EF हो जाएगा, इससे माइनस EF जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई Z1 माइनस 1 बाई Z2 माइनस 1 बाई Z3 अपॉन 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 EF। ठीक है, वह बहुत सिंपल है ये और ये काफ़ी पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप इसको बार बार देखते रहिए, एक दो बार, तो आपको ये याद हो जाएगा पूरा, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक बचता है रिपीटेड रिफ्लेक्शन। रिपीटेड रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर कोई लाइन केबल से जुड़ी है, हमारी ओवरहेड लाइन चली आ रही है, उसका कोई अपना सर्ज इम्पीडेंस है, मान लेते हैं Z1 है, और वो आगे केबल से जुड़ी है और केबल पर बाद में अंत हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो क्या होगा सर्जिस का, कैसे वो करेंगे, तो आप ज़रा देख लेते हैं। इन अ पावर सिस्टम सर्जिस आर सब्जेक्टेड टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस एंड टर्मिनेशन जंक्शन टावर्स एंड सिमिलर डिसकंटिन्यूटीज़। बहुत सारे रिपीटेड रिफ्लेक्शन हैं, कहाँ पर, एट टर्मिनेशंस junctions, towers and similar discontinuities. So we have considered a case of overhead line connected to a short cable. एक छोटी केबल से कनेक्टेड है, तो अब ज़रा इसको ढंग से देख लेते हैं।
ये डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। देखिए Z1 सर्ज इम्पीडेंस ओवरहेड लाइन का है, Z2 सर्ज इम्पीडेंस केबल का है। तो ये हमने रिफ्लेक्शन फैक्टर देखे थे, रिफ्लेक्शन ρ1 ρ2 है, ट्रांसमिशन τ1 τ2 है। तो ये ρ1 क्या है जब लाइन से केबल में जाएगा, और ρ2 क्या है जब केबल से लाइन में आएगा, रिफ्लेक्शन का फैक्टर। और τ1 है जब लाइन से केबल में जाएगा, ट्रांसमिशन का, और जब केबल से लाइन में आएगा तो रिफ्लेक्शन का। तो अब चलते हैं यहाँ पर डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम को आप ज़रा ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं E1 आके यहाँ पर टकराया। तो अब देखिए यहाँ से दो चीज़ें होंगी, एक ट्रांसमिशन होगा और एक रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होगा वो रिफ्लेक्शन फैक्टर से होगा। तो देखिए रिफ्लेक्शन फैक्टर हमारा क्या है, ρ1, तो ये आया है ρ1 E1। और ट्रांसमिशन किससे होगा, ट्रांसमिशन होगा ट्रांसमिशन फैक्टर से, तो ये आ गया हमारा τ1 E1। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं, E1 यहाँ से टकराया, ρ1 E1 रिफ्लेक्ट हो गया, τ1 E1 ट्रांसमिट हो गया। अब चूंकि केबल के आगे कुछ नहीं है तो ये पूरा का पूरा यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे अगर कुछ होता तो ट्रांसमिट होता, ट्रांसमिट है नहीं, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये τ1 E1 गया और τ1 E1 यहाँ लौट के आया। लेकिन अब ये भी एक कनेक्शन है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन जब ये आ रही होगी तो इस लाइन के लिए ये ट्रांसमिशन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन वाले में कौन सा फैक्टर लगेगा, रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो τ1 E1 आ रही थी, रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या है, ρ2 है केबल से लाइन के लिए। तो ये देखिए ρ2 τ1 E1, और ट्रांसमिशन फैक्टर क्या है, τ2 है, तो ये अपना τ2 τ1 E1। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, τ1 E1 आया तो ट्रांसमिशन हो गया τ2 τ1 E1, और रिफ्लेक्शन हो गया ρ2 τ1 E1। ठीक, अब इस लाइन पे चलते हैं, ये फिर यहाँ पर पहुँची, आगे क्या है, ट्रांसमिशन हो नहीं सकता, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो गया है ρ2 τ1 E1 वही वापस लौट के आया, ρ2 τ1 E1। और अब इस पॉइंट पर फिर से क्या होगा, ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन। तो ट्रांसमिशन हुआ तो τ2 बढ़ेगा, ρ2 τ1 E1 था, τ2 बढ़ गया, देखिए ρ2 τ1 τ2 E1, और यहाँ पर ρ2 बढ़ेगा, ρ2 स्क्वायर τ2। यही देखिए यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा, यहाँ से यहाँ आएगा फिर ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से आएगा फिर ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन, यही होता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रिपीटेड रिफ्लेक्शन। तो पढ़ लेते हैं। सपोज दैट अ रेक्टेंगुलर वेव ऑफ E1 originates in overhead line. On reaching the junction, it is divided into two parts. One is reflected back and other is transmitted to cable. The transmitted wave travel along the cable, पूरी केबल में बहती है, और and it reaches at the far end and reflected back and again comes to cable overhead junction. Again one wave is transmitted and one wave reflected. The process continues and amplitude of successive wave in the cable goes on decreasing. तो वेबले लैटिस, इसको वेबले लैटिस कहते हैं, वेबले लैटिस करके भी पूछा जाता है। तो वेबले लैटिस डायग्राम प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल of repeated reflections. The lattice diagram is distance time graph. The distance along the system is in direction of original surge is taken horizontally. The time scale is taken vertically downward. तो ये हमारा डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पर बनाया है, डिस्टेंस यहाँ पर होती है, टाइम यहाँ पर होता है। तो ये हमारा वेबले लैटिस था, ये रिपीटेड रिफ्लेक्शन का केस था। तो इस तरीके से ये ट्रैवलिंग वेव का हमारा पूरा चैप्टर था। और ट्रैवलिंग वेव आपने देखा होगा कि सिंपल है, न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी यहाँ से है, ये जो मैंने आपको बताया जंक्शन से, ये जो फार्मूलेज हैं, ई टी इज इक्वल टू 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2। तो आप इसको ढंग से देख लीजिए। बाकी डेरिवेशंस हैं, ये सीरीज़ के 3 डेरिवेशन इसमें थे। एक ट्रांसमिशन लाइन का डेरिवेशन था ट्रैवलिंग वेव्स का, जो ट्रैवलिंग वेव निकाली थी हमने। दूसरे ये दोनों, एक RL का और एक RC का, ये तीनों, और बाकी वेबले लैटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल है, आप इसको ढंग से देखते रहिए, और ढंग से देखने के बाद इसको कवर कर लीजिए। जैसे ही आपका कवर हो जाएगा तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, काफ़ी नंबर दिलाता है ये। ठीक, चलिए फिर तैयारी करते रहिए। थैंक यू।